ज़रा हटके में खुशामदीद। शाहज़ेब जिलानी, वसतुल्लाह ख़ान और ज़रार खोड़ो का सलाम कबूल कीजिए। हमारे मुल्क में बड़े बड़े शहरों में हम जो पानी पीते हैं, जो पाइपलाइनों से आता है, ज़ेर ज़मीन आता है, वो हम जानते हैं कि मुज़र सेहत है, लेकिन किस हद तक है, इस पर लाहौर में एक ज़बरदस्त तहकीक सामने आई है, बहुत परेशान कुन भी है। प्रोग्राम के हम आखिरी हिस्से में उस पर तफसीली बातचीत करेंगे। हम आज के प्रोग्राम में गवादर भी जाएंगे, जहाँ पे एक मुज़ाहरा, एक जद्दोजहद चल रही है। उनके मुतालबात अभी तक पूरे नहीं हुए, ये भी क्या माजरा, इस पर बात करेंगे। लेकिन आगाज़ करते हैं, कुछ ज़िक्र करते हैं सीपैक का। एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार में शहबाज राना साहब की स्टोरी आज शाया हुई है, जिसमें बेसिकली ये कहा गया है कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान ये जो अगला फ़ेज़ है सीपैक का, उसके हवाले से काफ़ी मंसूबों पर अदम इत्तेफाक है। उन्होंने स्टोरी में ये बताया है कि पिछले साल अक्टूबर में ये जो जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी है सीपैक की, जो कि स्ट्रेटिजिक मामला तय करते हैं चीन और पाकिस्तान के ऑफिशियल्स, उसकी मीटिंग हुई थी अक्टूबर में। लेकिन उसके जो मिनट्स हैं वो फिर इस साल जुलाई में अग्री हुए, मतलब 9 माह की उसमें ताख़ीर लगी। और बज़ाहिर लगता है कि ताख़ीर की वजह यह थी कि जो पाकिस्तान ने ख्वाहिशात ज़ाहिर की, चीन उस पर आमादा नहीं था। और फिर कई सारे ऐसे मंसूबे जो पाकिस्तान ने प्रपोज़ किए थे, जो उसकी विश लिस्ट पे थे, वो चीन ने रद्द किए या उसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसमें जो काफ़ी सारे मंसूबे थे वो क्लाइमेट चेंज की मद में थे, तवानाई की मद में थे, और आबी वसाइल की मैनेजमेंट के हवाले से भी थे, लेकिन टूरिज़म के हवाले से भी थे। लेकिन चीन ने उस पर ज़्यादा गर्मजोशी नहीं दिखाई। तो हम जानते हैं कि पाकिस्तान का जो इस वक्त जो माशी सूरत हाल है, उसमें चीन हमारा बड़ा पार्टनर है। सीपैक उसका एक बड़ा ही कलियदी उसका रोल रहा है। लेकिन अगर सीपैक में भी कुछ तातुल आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो वो क्या हैं, ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है। शहबाज राना इस्लामाबाद से प्रोग्राम में हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। आपकी जो स्टोरी है ज़ाहिर है कि जैसे मैंने कहा कि वो, क्योंकि ये मिनट्स जो हैं इन पर अग्रीमेंट में काफ़ी देर हुई। ये जो हमारा प्लानिंग कमीशन है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी आपने डाला है स्टोरी में, और उन्होंने उसको डाउन प्ले किया। उन्होंने कहा जी ये तो एक प्रोसेस है, चलता है, उसमें टाइम भी लगता है, और 2 मुल्क हैं, उनकी अपनी अपनी तरजीहात हैं, तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि आपका व्यू कुछ और है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर स्टार्ट हुआ था जून 2013 में, इसका कॉन्सेप्ट पहली दफ़ा ऑफिशियली फ्लोट किया गया। वैसे काम तो पहले से ही चल रहा था। इसका जो एग्रीमेंट साइन हुआ वो 2015 में हुआ था, चाइनीज प्रेसिडेंट की विजिट के बाद। इसकी 2 फेजेस थी। जो फेज 1 थी, जिसको इन्होंने अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट कहा, वो उसका पीरियड था 2018-2019 तक। फेज 2 का 2022 और 2023 तक। और इसके साथ एक लॉन्ग टर्म प्लान इन्होंने अप्रूव कर दिया, जो 2017 से लेकर 2030 तक के पीरियड के लिए। ये बैकग्राउंड मैंने इसलिए बताया कि वो जो फेज 1 के प्रोजेक्ट्स थे, वो आज भी उसमें से कुछ, ज़्यादातर तो कंप्लीट हो गए, आज उसमें से कुछ कंप्लीट नहीं हुए। और फेज 2, जिसमें ख़ास तौर पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स थे, हमारी उस वक्त ख्वाहिश इनिशियली, वो मुझे कभी कभी वो याद करके हंसी भी आती है कि हम 25-26 SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन हम लेके चले गए उनके पास। उन्होंने कहा जी इसको कम करो। फिर हम 9 पे लेके गए। हमने कहा हर सूबे में 2 तो होने चाहिए, फिर एक वफाक में हो सॉरी, और उसके बाद फिर वो लिस्ट कम करते करते 5 पे होगी। आज एक भी इफेक्टिवली ऑपरेशनल नहीं है। हम 26। तो फेज 1 ऑलमोस्ट इनकम्प्लीट है, ज़्यादातर काम हो चुका है। फेज 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के आसपास कुछ नहीं हो रहा। लैंड एलोकेशन हो गई है, कुछ जगह पर डेवलपर्स आ गए हैं, बट कोई मेजर डेवलपमेंट नहीं है। तो हम ऐसे बैकग्राउंड में जब इतनी ज़्यादा चीज़ों को एक्सपेंड करते हुए आप उन एरियाज में चले जाएंगे जिस पे म्यूचुअल जो है एक आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है चाइना के साथ। और उसके पीछे एक और बैकग्राउंड ये है कि पिछले 4 से 5 साल में हम लोग लिखते रहे हैं, बोलते रहे, आप लोग भी बात करते रहे, बाकी लोग भी, कि सीपैक को बैक बर्नर के ऊपर डाल दिया गया है। तो जब सीपैक को बैक बर्नर के ऊपर डाल दिया गया था, फिर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हुकूमत आती है, उनके लिए स्लोगन होता है जी कि हमने सीपैक को बर्थ दिया था, हम इसको आगे लेके चलेंगे। तो वो फोर्स करते हैं चाइनीज को डिप्लोमेटिकली कि आप सीपैक की जो JCC है 11वीं, उसका इजलास करें। हालांकि पिछले साल अक्टूबर में चाइनीज ये इजलास नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं जिसके ऊपर वो रिव्यू करते, प्रोग्रेस दिखाते या आगे चीजों पे फैसले करते। इजलास हो गया और 31
जुलाई से पहले तक मिनट साइन नहीं हुए। तो पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि हमारी जो ख्वाहिशात होती हैं, हमें एक आदत पड़ी हुई है कि हम बड़े बड़े ऐलानात करते हैं, हम उसके लिए तैयारी नहीं करते और फिर रिजल्ट एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, फिर एम्बेरसमेंट होती है। फिर जब ये काम नहीं होता, चाइना एग्री नहीं होता, तो फिर आज जो वो लोग थे जिन्होंने ये सारे फैसले करवाने की कोशिश की, मेरा ख्याल उनको आज महसूस हुआ होगा कि ये फैसला उनका जेसीसी कॉल करने का गलत था। वो जो 10 माह का उसमें टाइम लगा मिनट्स पे एग्री होने का, और चाइनीज की पोजीशन ठीक थी, तो दे माइट हैव रिव्यूड देयर स्ट्रेटजी टुडे कि नहीं, हम गलत हो गए थे। अच्छा शहबाज जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि एक तो देखिए हमारा एक रिवायती एटीट्यूड है, ठीक है, कि भड़के मार दो लेकिन ग्राउंड वर्क होमवर्क ना करो, बेहतर होता है कि कोई और हमारे लिए होमवर्क कर दे। चाइना के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी सियासी पार्टियां वैसे तो शायद एक दूसरे को बर्दाश्त भी ना करें, लेकिन इस इशू पर एक तरह से इत्तेफाक राय, नेशनल कंसेंसस है। अब क्या ये जो वजह है, ये जो स्टॉप स्टार्ट और मतलब आगे ना बढ़ना, होमवर्क ना करना, क्या इसकी एक मुमकिन वजह ये हो सकती है जो आपके पॉलिटिकल टर्मोइल हमने देखा है जब से सीपैक की अनाउंसमेंट हुई है, एक हुकूमत आती है, दूसरी हुकूमत जाती है, आधा वक्त वो अपने तख्त बचाने के चक्कर में ही होते हैं, तो आगे क्या काम करें, यही मसला है या कोई डीपर यहाँ पर इश्यूज हैं आपकी नज़र में? सर, आई बेग टू डिसएग्री कि हमारा नेशनल कंसेंसस है। अगर हमारा नेशनल कंसेंसस होता तो 4 साल 3.5 साल का जो अरसा था इमरान खान साहब की हुकूमत का, उसमें ये जो प्रोजेक्ट है ये बैक बर्नर के ऊपर ना जाता। हम 3 साल इसी लड़ाई में रहे कि सीपैक अथॉरिटी जो है वो सीपैक को चलाएगी या प्लानिंग कमीशन सीपैक को चलाएगा। फिर हम जो क्रूशियल प्रोजेक्ट्स थे जैसे ईस्ट बे एक्सप्रेस वे था, ग्वादर का जो वहाँ पे एक उसकी फेज थी इंडस्ट्रियल पार्क, उसकी फेज 2 की एक्सपेंशन थी, उसके लिए जो ज़मीन थी कुछ हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास, वो खाली करवाना। मैं आपको बड़ी बड़ी मिसालें दे रहा हूँ। ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, उसके ऊपर प्रोग्रेस का ना होना। तो अभी जब ये गवर्नमेंट आई तो इनका आगे ऐलान करना कि हम सीपैक अथॉरिटी को ख़त्म कर देंगे, वो लॉ वो रिपील नहीं कर सके। चाइनीज़ ये सारी चीज़ें देख रहे थे। तो नेशनल कंसेंसस वाली बात मुझे तो कोई फ्रैंकली ऐसा नहीं लगती। शुरू में था, जब 2016-17 तक इसके ऊपर प्रोग्रेस होती रही, बाद में कहीं किसी न किसी जगह पे कुछ रिव्यू हुआ जो आज तक हम मानते नहीं है। लेकिन ये कुछ चीज़ें तो मैंने आज रिपोर्ट की हैं जो आज छप चुकी हैं, कुछ मैं आने वाले दिनों में भी रिपोर्ट करूंगा। ऐसा नहीं है कि सारा ही नेगेटिव है इसके अंदर। इसके अंदर चीज़ें हैं, कुछ डेवलपमेंट्स हैं, सिक्योरिटी के ऊपर कोऑपरेशन की बात है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन की, सीपैक की एक्सटेंशन की बात है, बट नॉट द वे पाकिस्तान वांट्स कि जी इसको ये भी कर दें, इसमें गैस के प्रोजेक्ट्स भी डाल दें, अर्बन डेवलपमेंट को भी डाल दें, टूरिज्म को भी डाल दें। सीपैक एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क था, उसको स्ट्रेटेजिक रहने देना चाहिए था। उसको आप अपने सियासी नजरिए की बुनियाद पर अगर कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो फिर एम्बैरेसमेंट होगी आपको। अच्छा शहबाज, आपने जो मंसूबे गिनवाए हैं जिन पे चाइनीज़ ने गर्मजोशी नहीं दिखाई, एक मंसूबा आपने इसमें ये मेंशन किया है गवादर में पावर प्लांट का, जो कि इंपोर्टेड कोल पे चलना था। ये काफ़ी अरसे से पेपर्स में था, फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कहा हम नहीं करेंगे क्योंकि हम इंपोर्टेड कोल पे नहीं चलाना चाह रहे हैं, वैसे ही बिजली इतनी महंगी हो गई है, लेकिन चाइनीज़ चाहते हैं कि ये बने। सो इसका थोड़ा सा पस मंज़र बताएं कि क्या अभी तक ये मामला लटका हुआ है और क्यों वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि इंपोर्टेड कोल पे ही चलाना है, थर के कोल पे नहीं चलाना? देखिए, इसमें जो पाकिस्तान की पोजीशन ये है, एक तो ये कि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस में, ठीक है। ये एक अलग बात है कि आपने गवादर को नेशनल ग्रिड के साथ कनेक्ट नहीं किया हुआ। गवादर की बिजली आज भी ईरान से इंपोर्ट करके आप सप्लाई कर रहे हैं। तो बजाय इस पावर प्लांट के ऊपर आप जाते, आप एक ट्रांसमिशन लाइन 500 kV की बिल्ड कर देते, जिससे गवादर जो है उसका कनेक्शन रेस्ट ऑफ द कंट्री की जो नेशनल ग्रिड है उसके साथ हो जाता। खैर, हम चले गए उसके ऊपर। तो हमारा ये ख्याल था कि ये करने से हमारे जो ग्वादर के बिजली के मसाइल हल हो जाएंगे उस वक्त। फिर इनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अब कोयला तो इतना महंगा हो गया है, इंपोर्टेड कोल हम अफोर्ड नहीं कर सकते, थर को हमने प्रमोट करना, तो इसने इनको शेल्फ करने का या उसमें ऑपरेशंस का फैसला किया, जिसके ऊपर चाइनीज एग्री नहीं किए। एज पर दीज मिनट्स, साइन मिनट्स, अब यही तय पाया है कि जो इंपोर्टेड कोल के ऊपर गवादर में प्लान बना था उसी के ऊपर काम जो है वो चलेगा। इन रिटर्न ऑफ दैट 3-4 और एनर्जी के जो पावर प्रोडक्शन के प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी फाइनेंसिंग के इश्यूज हैं,
विद चाइनीज कंपनीज, उसके ऊपर इन रिटर्न ये जो ग्वादर वाला प्लांट है, चाइनीज ने एग्री किया है कि वहां पे वो थोड़ी सी पाकिस्तान को वो फैसिलिटेशन प्रोवाइड करेंगे। लेकिन ओवरऑल तो ये नुकसानदेह है ना फिर शहबाज, क्योंकि वैसे ही हमारा मतलब फ्यूल इंपोर्ट बिल आसमान के डॉलर का तो सिचुएशन आपसे बेहतर कौन जानता है, और जो हमारी है करंट अकाउंट और रिजर्व्स के हाल वो भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो अगर इसको चलाने के लिए हमें बाहर से कोयला मंगवाना पड़े तो ये तो मौत नहीं है, बल्कि प्रेसिडेंट शी की अपनी एक इंटरनेशनल प्लेज है कि हम इंपोर्टेड कोल पे हम मजीद प्लांट्स नहीं बनाएंगे क्लाइमेट चेंज के हवाले से, बनाएंगे ना, वो नहीं बनाएंगे। अच्छा, हमारी भी प्लेज है। अच्छा, हमने भी ये कहा हुआ है कि हम इंपोर्टेड कोल पे नहीं लगाएंगे। तो दोनों मुल्क जो है प्लेज अपनी जगह, मुझे तो ज्यादा खर्चे पे है। जी शहबाज, इसमें जो हुकूमत पाकिस्तान की पोजीशन है वो ठीक है, इकोनॉमिकली फाइनेंशियली ये वायबल प्रोजेक्ट नहीं है। बिल्कुल। दूसरी बात ये कि हमारे पास सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी इस वक्त है, हम आइडल कैपेसिटी पेमेंट्स में अदायगियां कर रहे हैं 2000 अरब रुपए की साथ, जिसमें कोई 1300-1400 अरब रुपया तो सिर्फ ये बिजली ना लेने का है। तो बजाय कि आप एक नया प्लांट लगाएं, उसके लिए कोयला दरामद करें ऑस्ट्रेलिया से या साउथ अफ्रीका से, आप एक ट्रांसमिशन लाइन जो है वो आप बिछा देते और इसको कनेक्ट करके बाकी मुल्क के कराची वाली साइड से कहीं से भी आप उसको बिजली फराहम कर सकते थे। वो हमने नहीं किया। तो स्टार्ट से ही हमारी ये फॉल्टी प्लानिंग थी। और अब चूंकि ये उसके ऊपर इनकी कुछ चीजें इनिशियल हो चुकी थी, तो चाइनीज जो है वो डिडंट बैक, उनके नहीं हम इसको पुश करेंगे और हमने ये करना है। तो इसी वजह से पाकिस्तान के पास चॉइस नहीं थी, ये कुछ और चीज कंसेशन देना चाह रहे थे, बदले में इनको जो अपनी अपोजिशन थी वो उसको सरेंडर करना पड़ा इस पॉइंट के ऊपर। अच्छा, एक चीज़ शहबाज आपने जो पॉइंट आउट की है कि उस पर भी इत्तफाक नहीं हो सका, मेरे ख्याल में वो तो खासा मुनाफा बख्श प्रोजेक्ट होना चाहिए था चीनी कंपनियों के लिए भी। मिनरल एक्सप्लोरेशन और उनकी डेवलपमेंट और मुश्तरका मार्केटिंग और इस सिलसिले में चीनी टेक्नोलॉजी की फराहमी, इसको भी माहदे से निकाल दिया गया है। इसमें किसका घाटा था? ये तो बज़ाहिर मुनाफे वाली बात नहीं लग रही है चीनी कंपनियों के लिए। देखिए, जो अर्थ मेटल्स हैं और किस्म के जो मिनरल्स हैं उसकी बड़ी मांग है अमेरिकन के लिए, चाइनीज के लिए, फॉर डिफेंस पर्पसेस। लेकिन वसीउल्लाह खान साहब, अगर आप चीज़ें अगर आप अनप्रिपेयर्ड विदाउट रीचिंग एनी प्रायर कंसेंसस विद द अदर पार्टी, अगर आप उसको हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग पे ले जाएंगे तो फिर वो बात आगे नहीं बढ़ेगी ना। आपका एक फोरम बना हुआ विच इज कॉल्ड द ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप, हर सेक्टर का, एनर्जी का अलग है, ट्रांसपोर्ट का अलग है, ग्वादर का अलग है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन का अलग है, एग्रीकल्चर का अलग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अलग है। बजाय के आप कंसर्न ग्रुप में इसके ऊपर कंसेंसस पैदा करते, फिर इसको जेसीसी में लेके जाते, आप डायरेक्ट वहां पे जेसीसी में ले गए और फिर आपने कोशिश की कि चाइनीज भी इसके ऊपर मिनट्स में भी एग्री हो जाए, तो उन्होंने एग्री नहीं किया। हो सकता है जो चीजें अभी वो नहीं माने आगे जाके मान जाए, लेकिन इसके लिए पहले जो कंसर्न फोरम है ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का, टेक्निकल उसका अप्रेजल होना है, बाकी सारी चीजें वो तो पहले करवा ले। आप किस चीज करना चाह रहे हैं? वो तो ऐसी बात है ना कि हमारे पास 6000 बिलियन के डॉलर के जो हमारे पास रिजर्व पड़े हुए हैं, तो भाई पड़े हुए हैं ना, फिजिबिलिटी किधर है उसकी? ये कुछ ऐसे है ना कि मैं मतलब किसी के पास, मैं आपके पास जाऊं कि वसत भाई मुझे कारोबार करना है, मुझे करोड़ों रुपए दे, तो आप पूछेंगे कौन सा कारोबार? मैं कहना कि यार कोई ना कोई सोच। मसलन चीनियों से हमारे ताल्लुकात कोई 60 साल से हैं, लेकिन अभी तक हम ये नहीं सीख पाए कि उनसे देसी तरीके से डील नहीं करना है जैसे हम आपस में कर रहे हैं। इसलिए कि चीनी लगता है नफ्सियाती तौर पे स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ की क्लैरिटी चाहते हैं। और देखिए, बड़ा सवाल तो शहबाज ये है ना, आप बार बार इस पर लिखते भी रहे हैं कि जो पिछले प्रोजेक्ट्स थे उसकी कैपेसिटी पेमेंट्स वगैरह अटकी हुई हैं, वो इन्वेस्टर यही कह रहा होता है कि जी पहले वो तो आप जारी करें ना, फिर आप आगे की बात करें। उसे हल करने के लिए हम किस हद तक हमने पेशरफ्त की है? देखिए, जो मिनट्स हैं उसके अंदर तो इस चीज़ का जिक्र है, जिसपे मैं 1-2 दिनों में रिपोर्ट भी करूंगा कि जो अदायगी अभी हम चाइनीज को कर रहे हैं और जो रेशियो है उसको बढ़ाने के ऊपर, लेट से अगर 100 रुपए की बिजली हम खरीदते हैं तो अभी शायद हम 85 रुपए उनको दे रहे हैं, बाकी 15 रुपए उनका फिर सर्कुलर डेट में जा रहा है। उसके ऊपर पाकिस्तान ने श्योर तो किया है कि हम उसको इंक्रीज करेंगे रीपेमेंट्स को, और कुछ माजी की कुछ डिडक्शंस भी हुई हैं उसको हम रिवर्स करेंगे, लेकिन इनके पास फिजिकल स्पेस नहीं है वो करने की। और चाइनीज के 2 ही कंसर्न्स हैं बड़े, जो माजी की हमारी उनके साथ कमिटमेंट्स हुई है। एक तो सिक्योरिटी है उनका मसला, और दूसरा ये जो हमारी एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं इसके अंदर जो हमने कमिटमेंट्स उनको दी हुई हैं हम वो फुलफिल नहीं कर रहे। तो ये 2 कंसर्न्स उनके आप रिजॉल्व कर दें, हो सकता है वो अभी भी सीपैक को एक्सपैंड करने के लिए तैयार हो जाए, प्रोवाइडेड हमारे ओवरऑल जो इस वक्त नेशनल पॉलिसी चल रही है और आप एक स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन है उसके अंदर ये चीज बैठती है, तो फिर आप कर ले।
ठीक है, ये वही बात हुई ना यार, बिल्कुल जो सही है। अम्मी जान दादी जान हमेशा कहते थे ना कि यार बेटा जो प्लेट पे खाना है पहले वो पहले खाओ, वो ख़त्म कर लो। इससे पहले कि तुम मतलब और चावल डालो। शहबाज राना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये एक्सप्लेन किया। तो फ्रस्ट्रेशन चाइनीज़ की है हम, लेकिन एक फ्रस्ट्रेशन गवादर में भी है, वहाँ के मुकामी लोगों की, कि ये CPEC का हमने इतना चर्चा सुना, हमें अभी तक इससे क्या मिला है। तो एक ब्रेक लेते हैं, वापस आके ज़रा इसकी बात करेंगे। वेलकम बैक। वक्फे से पहले CPEC पे तफसीली गुफ्तगू हो रही थी और उसमें बार बार एक शहर का नाम भी आ रहा था, गवादर। गवादर का एक तो CPEC के हवाले से मसले जुड़े हुए हैं और गवादर के जो अपने मसाइल हैं वो भी CPEC से ज़्यादा अटके हुए हैं वहाँ के शहरियों के लिए। आपने नाम सुना होगा हक दो तहरीक का, 2.5 साल से मुसलसल ये नाम गूंज रहा है उस इलाके में। आपने नाम सुना होगा हक दो तहरीक के कायद मौलाना हिदायतुर रहमान का। उन्होंने कई धरने दिए, चीफ मिनिस्टर जो बलूचिस्तान के थे कुद्दूस गजनजो, उनके साथ दस्तखत के साथ माहदे हुए, यकीन दहानियाँ हुई, गले मिले और ये हुआ कि जी आपके जो भी तकलीफ मुतालबात हैं, आप हमारे भाई हैं, हम ठीक कर देंगे। लेकिन आज 2.5 साल बाद मौलाना साहब इतने तंग आ गए हैं कि उन्होंने कहा है कि अब हमें कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, हम हो सकता है रास्त इक़दाम पर जाएं। असल में उन्होंने कहा क्या, पहले वो सुन लेते हैं। तो मैं कहता हूँ ये रोज़गार हमारा साहिल ताराज हो गया, हमारा ये रोज़गार ख़त्म हो गया, लाखों हमारे लोग बेरोज़गार हो गए। अगर इस ट्रालर ने हमारे समंदर को बांझ कर दिया तो नौजवान कहाँ जाएं? असला लेके जाएं, जाहिर है पहाड़ों पे चढ़ेंगे, किसी के हाथों इस्तेमाल होंगे। भूख कौन बर्दाश्त करता है? हुकूमतों के बच्चे तो बाहर जाके लंदन सैर सपाटे करें और मेरे बच्चे को ये साल में मजदूरी करने की भी इजाज़त ना हो, और जब वो कहे कि मुझे इजाज़त नहीं है फिर मैं मुज़ाहिमत करूँगा। मैं तो जमहूरी मुज़ाहिमत का कह रहा हूँ कि सड़क बंद करूँगा, लेकिन ऐसे नौजवान भी होते हैं मुसल्लह जद्दोजहद की तरफ जाएंगे और गए भी हैं। तो ये थे मौलाना हिदायतुर रहमान साहब, हमारे साथ उस इलाके के सीनियर सहाफ़ी बहराम बलोच साहब इस वक्त लाइन पे हैं। बहराम साहब, ये बताइए कि जो पिछली हुकूमत से एक तहरीरी माहिदा हुआ था मौलाना हिदायतुर रहमान का और जिसमें खुशी की लहर भी दौड़ गई थी, उसमें मोटी मोटी बातें ये थी कि ड्रग स्मगलिंग जो है उसके बारे में कुछ किया जाएगा, जो गैर ज़रूरी चेक पोस्टों से मकामी लोगों को मुश्किलात पेश आ रही हैं उन चेक पोस्टों की तादाद में कमी की जाएगी, और सबसे बड़ा जो गवादर के माहीगीरों की मईशत है, जिसको जो ट्रालर्स हैं दूसरे सूबों के और गैर मुल्की ट्रालर्स वो उनका रिस्क छीन रहे हैं, उसके बारे में ठोस इक़दाम किए जाएंगे। ये बताइए उस माहदे के हिसाब से कोई एक पॉइंट भी ऐसा है जिसके पे अमल दरामद हुआ हो? देखें, जो मुआहदा हुआ था पिछले हुकूमत के साथ हक दो तहरीक की, उसमें जो अहम नुकात था, जैसे आप बता रहे थे कि चेक पोस्टों में कमी की जाएगी, चेक पोस्टों में कमी की गई है, उस पर अमल दरामद हुआ है। अलबत्ता जो एक अहम और इशू था ट्रालिंग का इशू अभी बरकरार है, बल्कि बड़ा है। माहीगीरों के मुताबिक अब ज़्यादा ट्रालर आके ग्वादर के साहिल पर ट्रालिंग कर रहे हैं, यानी कि ज़िला ग्वादर के साहिल पर ट्रालिंग कर रहे हैं। ट्रालिंग के साथ साथ माहीगीरों पर अब हमलावर भी हो रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों जीवनी के इलाके में भी इस तरह के वाक़यात पेश आए हैं, उर्माड़ा के इलाके में वाक़यात पेश आए हैं। इसी वजह से जो है माहीगीरों में गम गुस्सा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और आपको बताता चलूँ कि ग्वादर शहर में एक अहम जो मसला उस वक्त था पानी का मसला अब दोबारा सर उठा रहा है। गुज़िश्ता चंद दिनों से ग्वादर में पानी का भी मसला बहुत ज़्यादा संगीन होता जा रहा है। लेकिन मौलाना ने जो हक तो तहरीक के क़याम के बाद ग्वादर के जो अहम मसाइल थे जो हाईलाइट हुए थे, तो उसमें से एक अहम मसला जो ट्रालिंग का है वो अभी बरकरार है। इसी के मुतालिक जो है कल अच्छा, मौलाना ने ये जो अभी क्वेटा प्रेस क्लब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम क्लिप दिखा रहे थे, उसमें एक बात ये भी कही थी
कि महकमा माहीगीरी के जो सरकारी अफसरान हैं वो भी वहाँ मौजूद होते हैं, और हम उनसे जब कुछ कहते हैं तो वो कहते हैं हाँ 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 कर रहे हैं। तो मौलाना ने कहा कि असल मसला है करप्शन का, वो माल पकड़ते हैं ट्रॉलर से और फिर उसके बाद हमें टहलाते रहते हैं। तो ये बताइए, अच्छा फिर ये है कि ये ट्रॉलर्स है, ये कोई ऐसा तो नहीं है कि महकमा जो माहीगीरी है उसके लोग इजाज़त दे देते हैं, ये तो नहीं है। ये जो इस तरह का मुनाफा बख्श कारोबार है, आपके ख्याल में ये कितना मुश्किल होता है जड़ से उखड़ना? जैसे मनशियात की स्मगलिंग हो या ट्रॉलिंग वगैरह हो, ठीक है ज़बानी तौर पे आप लाख मायदे कर लें, लेकिन अमलन कितना पॉसिबल होता है? देखें, अगर हुकूमत चाहे, अगर महकमा फिशरीज चाहे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ट्रॉलिंग की रोकथाम की जा सकती है। मैं आपको बताता चलूँ कि जब आपको याद होगा कि जब डॉक्टर मालिक की क़यादत में जब सूबाई हुकूमत का क़याम अमल में लाया गया था तो 6 महीने तक काबीना नहीं बनी थी। तो उस दौरान तमाम वजारतें डॉक्टर मालिक के पास ही थे। तो उसमें जो है उस 6 महीने के दौरान माहीगीरों के मुताबिक ट्रॉलिंग ख़त्म हुई थी, बल्कि ना होने के बराबर था। तो इससे जो है माहीगीरों में इत्मीनान पाया जाता था। अगर महकमा फिशरीज चाहे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि माहीगीरी ट्रॉलिंग हो और मतलब कि लेकिन बहराम इससे कितने लोगों के पेट पे लात पड़ेगी अगर ट्रॉलिंग ही खत्म हो जाए तो? देखिए, ये एक माफिया है जी, इसमें बड़े मगरमच्छ मुलवस हैं और हाथ बहुत लंबे हैं। बस में आप समझ जाएंगे क्या बोलेंगे आप? मैं ये सवाल पूछना चाह रहा था कि ट्रॉलर माफिया किस जानवर का नाम है, लेकिन मुझे पता है कि बेहतर है कि ये सवाल बंदा ना ही पूछे, या अगर पूछे तो फिर ऑफ एयर पूछे। बहराम, क्योंकि अब आप हमारे साथ हैं, मैं ये भी जानना चाह रहा था, इससे पहले हम जरा सीपैक की भी बात कर रहे थे, ज़रा लगे हाथों अब थोड़ा ये अंदाज़ा हमें देंगे कि जो गवादर सी पोर्ट है, जो कि बहुत बड़ा मंसूबा है सीपैक का, जिसके हवाले से ये कहा गया कि गवादर की किस्मत बदल जाएगी, वहाँ पे कितना जहाज़ आ रहे हैं, नहीं आ रहे, कितनी वहाँ पे वो बिजी है या खाली पड़ा है? ट्रैफिक कितना है? देखिए, जिस तरह तवक्का किया जा रहा था, कई दफ़ा के पोर्ट फंक्शनल है, शिपें आ रही हैं, लेकिन उस हिसाब से नहीं आ रही हैं। पिछले साल भी कम ही शिपें आए हैं और इस साल अलबत्ता कुछ ज़्यादा शिपें आई हैं। लेकिन जो शिपें आई हैं उसमें जो फ्री जोन है, जो एयरपोर्ट ग्वादर एयरपोर्ट बनी है, जिसकी सामान की तरसील के लिए चाइना से और दूसरे ममालिक से सामान आए हैं, अफगान ट्रांजिट के लिए भी शिपें आई हैं और अफगान ट्रांजिट के लिए शिपें आई हैं। यूरिया भी आया है, गंदम भी पिछले साल आया है। इस साल दरमियान अप्रैल तक पोर्ट पाल रहा है। एक्टिविटी है वहाँ पे, एक्टिविटी है, लेकिन जो एक्टिविटी होनी चाहिए, जिसकी तवक्का की जा रही है, वो एक्टिविटी नहीं है। अच्छा बहराम, एक आखिरी सवाल, क्योंकि पानी का मसला आपको पता है पूरे बलूचिस्तान में है और ग्वादर में बार बार इस पर इशू किया होगा। मुझे याद है कि जब 2-2.5 साल पहले इसको कई बार हमने इस इशू को कवर किया था, तो हमेशा ये सुनते रहे कि नहीं अनकरीब कोई ऐसा एक प्रोजेक्ट हम ला रहे हैं, कुछ ऐसा हम कर रहे हैं। अब डिटेल मुझे अब याद नहीं है, काफ़ी वक्त गुजर गए हैं। तो क्या कुछ काम भी किया गया है बहराम, या जो काम किया गया है वो भी नाकाफ़ी था? मतलब मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि ग्राउंड डिसैलिनेशन प्लांट था, वो तो चला ही नहीं। हाँ, वही लेकिन उसके अलावा अब क्या है? जी देखें, एक तो यह है कि एक डिसैलिनेशन प्लांट जो बनाया गया था करवाट में, वो पानी पीने के लिए नहीं बनाया गया था, वो पैसे खाने के लिए बनाया गया था और वो उसमें तकरीबन 1 अरब रुपए से ज़ायद का खर्च आया था। तो वो नाकाम हुआ। और दूसरा डिसैलिनेशन प्लांट अभी बनी है, ग्वादर पोर्ट पर बनी है। ये अभी तक फंक्शनल नहीं हुआ है, लेकिन मुकम्मल होने के करीब है। जबकि अभी पानी का शॉर्टेज का मसला नहीं है, जो मसला है इंतजामी मसला है। इंतजामी मसला है, डिस्ट्रीब्यूशन का मसला है। ग्वादर PHE और ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी के दरमियान शायद चपकरेश का मसला है, तो इसी वजह से पानी का जो मसला है वो अब आखिरी सवाल मौजूद है। एक आखिरी सवाल, वक्त कम है तो सिर्फ हाँ या ना में जवाब दें। ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि 1 अरब का खर्चा हुआ है डिसैलिनेशन प्लांट पर, वो चला ही नहीं,
किसी को इस पे जवाबदेही किया गया था? नैब में गया था नहीं। केस, नहीं। कुछ हुआ नहीं। एक दफा केस चला नैब में, लेकिन वो भी मेरे ख्याल साथ थाने में ही चला गया और उसको किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। मगरमच्छ वजह मालूम है, ज़ाहिर है। थैंक यू सोहराम बलोच, आपने ब्रीफ किया ताज़ा तरीन हालात से। एक वक्फा ले लें। वेलकम बैक। और क्योंकि आज हम आपको काफ़ी मुस्बत ख़बरें सुना रहे हैं तो सोचा कि इसी सिलसिले को जारी रखते हैं। पिछले साल तकरीबन नवंबर दिसंबर की मैं बात कर रहा हूँ, एक डॉक्टरों की टीम गई लाहौर के शादीपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में। इनका ताल्लुक हकूक़ खल्क मूवमेंट में के साथ है और इनमें शामिल थी प्रोफेसर नौशीन जैदी, आप कैंसर बायोलॉजिस्ट हैं। और वहाँ पर एक फ्री हेल्थ क्लिनिक लगाई, जैसे अक्सर मुख्तलिफ इलाकों में लगाते रहते हैं। और वहाँ पर लेकिन जब लोग आने लगे तो डॉक्टरों ने नोट किया कि मर्द हो या औरत हो, बच्चे हो या बूढ़े हो, सबको एक ही किस्म की अलामात थी कि उनके होंठ और मसूड़े थोड़े से काले या नीले हुए थे। सोचने और बोलने में थोड़ी सी दिक्कत लग रही थी, कमज़ोरी, सीने में दर्द, पेट में दर्द। तो उन्होंने सोचा कि ये जो बच्चे थे वो अपनी उम्र से काफ़ी कम लग रहे थे, मतलब स्टंटिंग थी कि 14 साल का बच्चा होगा, लगेगा कि 8-9 साल का, कम वजन, बिल्कुल, ये सब कुछ। तो वहाँ से इन्होंने सोचा कि ये तो लग रहा है कि जैसे ये लेड पॉइजनिंग है कि इनके खून में सीसा है। फिर ब्लड टेस्ट का सिलसिला शुरू हुआ और पता लगा कि जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये सीसा आया कहाँ से? तो फिर वहाँ पर मज़ीद टेस्टिंग हुई, पानी की टेस्टिंग की और पता लगा कि क्योंकि शादीपुर एक इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर सैकड़ों कारखाने हैं, वहाँ पर ये आयरन की फाउंड्रीज भी हैं जहाँ पर ये स्क्रैप मेटल, लोहे को पिघलाया जाता है। अच्छा, उस लोहे में सीसा भी होता है, तो वो फिर ज़मीन में दाखिल होता है, ज़मीन से वो पानी में दाखिल होता है और फिर ज़ाहिर है कि धुएँ और मुख्तलिफ जो पोल्यूटेंट्स, एरियल पोल्यूटेंट्स की वजह से वो हवा में भी दाखिल हो जाता है। फिर एक बड़ा मज़ेदार सिलसिला वहाँ पर शुरू हुआ। मैं पूरी तफसील आपको नहीं बता सकता, पिछले साल हमने इसके ऊपर एक बहुत तफसीली शो भी किया था। और बात गई वासा तक, वाटर एंड सीवरेज अथॉरिटी जो है वहाँ की, उन्होंने कहा कि नहीं जी हमारा पानी तो टॉप क्लास है, आप उसको बोतल में डाल के बेच भी सकते हैं, इतना अच्छा होता है। फिर भी यही कह रहे हैं, अभी भी यही कह रहे हैं, अभी भी हाँ, और बिक भी रहा है, बिल्कुल। और फिर ये जो पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, उन तक डॉक्टर जैदी ने अपने सैंपल्स भेजे, उन्होंने कहा कि नहीं ये तो बिल्कुल सही है। और एक बड़ा मजेदार वाकया था कि जानबूझकर पानी के अंदर सीसा डाल के भी भेजा था उन्हें, जो 20 गुना ज्यादा था नॉर्मल लेवल का। उन्होंने कहा कि नहीं सर, बिल्कुल आप खुद पी सकते हैं। इससे पहले कि आप डॉक्टर जैदी के साथ गुफ्तगू शुरू करें, आप वासा पे बेजा तनकीद से बाज आएं, इसलिए कि हमारा जो नेशनल गोल है वो ये है कि इस कौम को सीसा पिलाई हुई दीवार बनाना है। तो उसके लिए ज़रूरी है वो मेहनत कर रहे हैं, उसे ग्रेजुअली जो है वो सीसा दिया जाए पानी में, ताकि वो सीसा पिलाई हुई जब दीवार बन जाएंगे तो उसके बाद दुश्मन से नबर्द आजमा हो सके। ये है नियत वासा की इस वक्त। तो फिर तो सेगमेंट ही खत्म कर दूं। अच्छा चले फिर एक और मौजू तक आते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि प्रोफेसर सैदी और उनकी जो सारी टीम है, उन्होंने सोचा कि ये तो चलो एक इलाका हो गया ना लाहौर का, थोड़ी सी लाहौर की वाटर मैपिंग करते हैं, पानी की टेस्टिंग करते हैं कि सीसा तो मिला एक इलाके में, बाकी इलाकों में क्या हो रहा है। तो प्रोफेसर जैदी अभी हमें ज्वाइन कर रही हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस। और अब में बताएं कि जब आप निकले और आपने सैम्पलिंग शुरू की तो आपको कहाँ क्या मिला? जी ऐसा है कि जैसे कि अभी आपने बात की कि जो शरीफपुरा का काम था वो तो हमारा लेड के ऊपर फोकस था, वहाँ पे पानी में हमें लेड मिल रहा था। लेकिन उसके बाद हमने जब एक सिस्टमैटिक टेस्टिंग पूरे शहर से शुरू की तो हम लोगों ने पहले फोकस किया कॉलीफॉर्म्स के ऊपर, जो कि सीवरेज वाटर कंटामिनेशन की वजह से पानी में पाए जाते हैं, क्योंकि कुछ दूसरे एरियाज में हमें ये इंडिकेशन मिल रही थी कि वहाँ वाटर बॉर्न डिजीजेस बहुत फैल रही हैं। तो फिर वो हमने काम शुरू किया, एक सिस्टमैटिक रैंडमाइजेशन के थ्रू हमने पूरे शहर से पानी के सैंपल्स कलेक्ट किए। अब तक हम तकरीबन 1000 सैंपल्स शहर से टेस्ट कर चुके हैं। इसमें कॉलीफॉर्म, जो फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की को चेक करने के लिए। तो जब हमने वो स्क्रीनिंग की तो उसमें हमने कोई 5 या 6 एरियाज आइडेंटिफाई किए, जिसमें चुंगी का इलाका था, कीरियाँ वाला, खारस मोहल्ला, मुस्तफ़ाबाद, कोट, ख्वाजा सईद, इस तरह 6 एरियाज थे
जो हमें ये पता चला कि वो इकोलाई के हॉटस्पॉट्स है। इकोलाई एक किस्म का बैक्टीरिया है जिसके मेरा ख्याल से लोगों को उसका पता है कि वो मुख्तलिफ बीमारियां कॉज करता है, उसमें पेट की बीमारियां भी हो सकती हैं, जल्द की बीमारियां भी हो सकती हैं, मुख्तलिफ बीमारियां। आम जो हमारा लिसनर है जो इस वक्त सुन रहा है उसके लिए क्या आप वजाहत करेंगी कि ये जो बैक्टीरियाज की आप बात करेंगे इसका ताल्लुक बेसिकली इंसानी फुजले से है? जी, ये वो बैक्टीरिया हैं जो इंसानी जो गट है, जो हमारा गट फ्लोरा है, जो गट के अंदर से बैक्टीरिया आते हैं, वो बैक्टीरिया हमें पानी में मिले, इसीलिए हम उन्हें फीकल कॉलिफॉर्म्स कह रहे थे। फिर उनको हम फर्दर टेस्ट करते रहे। जब हमें पता चला कि 6 इलाकों में ये मसला है, तो हमने अपनी टीम्स को दोबारा फर्स्ट जो स्क्रीनिंग स्टेप फेज था उसके बाद दोबारा वहाँ भेजा, और दोबारा क्योंकि ज़ाहिर है उसको कंफर्म करना बहुत ज़रूरी था, तो कंफर्मेशन के लिए हर इलाके में हमारी टीम्स दोबारा गई, वहाँ से 50-75 सैंपल्स मुख्तलिफ एरिया के साइज़ के हिसाब से कलेक्ट किए, वहाँ पे लोगों के इंटरव्यूज़ किए, सर्वे डाटा लिया, क्योंकि पहले हमारे पास जो सर्वे डाटा था वो जैसे कि आपने जिक्र किया कि मैं ये हुकूक खल्क पार्टी वालों ने शुरू में मुझसे रब्ता किया था, तो वो चुंगिया मरसदों में उनका काम बहुत ज़्यादा था, तो वहाँ पे जब हमने देखा था कि वहाँ पे वाटर बॉर्न डिजीज़ेस बहुत ज़्यादा थी, तो हमने उसी तरह के सर्विस दूसरे एरियाज़ में फिर उसके बाद किए और हमें उसी किस्म के ट्रेंड्स मिले। और वो जो परसेंटेज हमें जितनी फीसद आप समझें लोग रिपोर्ट करते थे कि उनको ये बीमारियां हो रही हैं, उतने ही फीसद घरों में पानी की कंटामिनेशन, वो परसेंटेज जो है वो हमारी काफ़ी सिमिलर रहती थी, जो इंडिकेट कर रही थी कि ये फीकल कॉलिफॉर्म्स की वजह से हो रही हैं। अब वो 5-6 एरियाज में हमने जब उसे कंफर्म किया, उसके बाद जो आखिरी स्टेप था जो कि पिछले हफ्ते ही हमारे रिजल्ट्स हमारे पास आए हैं कि हमने सीक्वेंसिंग कराई। 16S RNA का एक टेस्ट होता है जिसमें पहले तो हम बैक्टीरिया को ग्रो करके देखते हैं, ये कल्चर फ्री ग्रो किए बगैर आप चेक करते हैं और आपको उस सीक्वेंस के जरिए बैक्टीरिया की आइडेंटिटी पता चल जाती है, कंफर्म हो जाती है कि वो उसी किस्म का बैक्टीरिया है। तो उसमें भी हमें अगैन बहुत ख़तरनाक किस्म के बैक्टीरिया नज़र आए मुख्तलिफ इलाकों में, और ज़ाहिर है हमने हर इलाके से 2-2, 3-3 सैंपल्स लेके उसमें से कुछ कॉलोनीज पिक करके उन्हें उनकी सीक्वेंसिंग करवाई है। तो वो सारे गट बैक्टीरिया हैं, फीकल कॉलिफॉर्म्स हैं। अब इस बात की कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं रहती कि ये जो हमारा लाहौर में बहुत से इलाकों में बहुत वाइड स्प्रेड ये मसला एग्जिस्ट करता है कि यहाँ पर सीवरेज वाटर की कंटामिनेशन है। अच्छा, तो अब मैं अगर थोड़ा सा एक दोहरा दूँ तो ये वो बैक्टीरिया है जो मतलब आप हमारे गट के अंदर होते हैं, हमारे फुजले से फिर वो सूरज में पहुँचती हैं, और यहाँ क्योंकि सूरज की लाइन और पानी की लाइन मिक्स हो गई है या तो ये फिर पीने के पानी में इंसानी फुजला शामिल हो जाता है। इंसानी फुजला शामिल हो जाते हैं, ऑब्वियसली अनट्रीटेड है सब कुछ। आपने ई कोलाई का जिक्र किया, वो तो शायद लोगों ने उसके बारे में सुना हुआ, पेट की मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं। मुख्तलिफ 2 और बैक्टीरिया का आपने जिक्र किया है, आपने जो अभी ट्विटर पर थ्रेड किया है, नाम बहुत मुश्किल है, मैं वो पढ़ नहीं सकता, गलती हो जाएगी मेरे से, लेकिन अगर आप हमें थोड़ा सा समझा सकें कि इनसे कौन सी बीमारियां होती हैं। जी अच्छा, ये 2 बैक्टीरिया उसके अंदर एक क्लेब्सिएला निमोनिया है और एंटेरोबैक्टर क्लोएकी, ये 2 बैक्टीरिया हमें मिले हैं। और अगेन जब भी मैं कह रही हूँ कि ये 2 बैक्टीरिया हैं तो उसका मकसद ये नहीं है कि और बैक्टीरियाज नहीं होंगे। हमने पूरी ज़ाहिर बहुत सारी ग्रोथ थी, उसमें से एक कॉलोनी 2 कॉलोनीज पिक करके हर एरिया से सीक्वेंसिंग के लिए भिजवाई है। तो ये जो बैक्टीरिया है इसमें ये ब्लड इन्फेक्शंस, वुंड इन्फेक्शंस, इसके अलावा जो यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस होते हैं, पेट की बीमारियां हैं, मुख्तलिफ जो इस किस्म की बीमारियां हैं उनको ये कॉज करते हैं ये बैक्टीरिया। तो इसमें से कुछ ऐसी भी स्ट्रेन्स होती हैं जो अभी गुज़िश्ता कुछ सालों से पता चल रहा है कि वो उनके रिपोर्ट किया है कि वो जो ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया जो है, हमें इन बैक्टीरिया का हमें पता नहीं है कि ड्रग रेजिस्टेंट है यानी, ये अभी टेस्ट नहीं किया है हमने, लेकिन इसकी भी पॉसिबिलिटी होती है। तो ये बैक्टीरिया जो है डॉक्टर नौशीन, सॉरी हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, वापस आते हैं। वेलकम बैक। जिंदा दिलाने लाहौर किस तरह का पानी पी रहे हैं इस पे हो रही है गुफ्तगू। हमारे साथ हैं डॉक्टर नौशीन जैदी, कैंसर बायोलॉजिस्ट। डॉक्टर नौशीन, आपने बताया कि बाज़ इलाक़ों में सीसा यानी लेड ख़तरनाक हद तक ज़्यादा है और वहाँ के लोगों की ज़िंदगियाँ जो हैं उससे शदीद मुतासिर हो रही हैं, और बहुत से इलाक़ों में
चूँकि सीवरेज और पानी की पाइपलाइनें मिक्स हो जाती हैं तो इंसानी फुजला वो भी हम जो पानी पी रहे हैं या अहले लाहौर जो पानी पी रहे हैं वो उससे बच नहीं पा रहे। अच्छा, ये तो आपकी हो गई फाइंडिंग्स। एक इदारा वहाँ पाया जाता है वाटर एंड सीवरेज अथॉरिटी लाहौर, जिसे हम लोग प्यार से कहते हैं वासा। वासा चूँकि इस इंतज़ाम को देखता है तो आपका जब उनसे टाकरा हुआ तो वो हंसे या सीरियस हो गए आपकी बात सुनी? असल में मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि 1.5 साल 2 साल तकरीबन ये काम करते हुए हो गए हैं और हम मुस्तकिल लोगों से रब्ता करने की कोशिश करते हैं। चुंगी में हम काम कर रहे थे तो वहाँ पे जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं उन्होंने भी कंप्लेंट्स काफ़ी फाइल की हैं। वो जब भी आते हैं वो कहते हैं उनका पानी साफ़ है। अब मैं कुछ लोगों से मेरी बात भी हुई, कुछ बात आगे भी बढ़ी और मैं ये समझती हूँ जो मुझे अंदाज़ा हुआ है कि उनके भी हाथ में इतना कुछ नहीं है क्योंकि जो गवर्नमेंट्स हैं उनकी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं, वो उनको फंड्स नहीं देते, वो भी क्या करें, मैं ये बात समझती हूँ। लेकिन उनसे जो मुझे शिकायत है थोड़ी वो ये है कि जब उनके पास हम कंप्लेन करें तो वो आगे से, आपने अभी ट्विटर का जिक्र किया, तो वो हर दफा बात वहीं से क्यों शुरू करते हैं कि नहीं हमारा पानी तो साफ। तो अब बात आगे नहीं बढ़ पाती क्योंकि आप हर दफा कह देते हैं कि आपका पानी साफ है और अब आप इससे ज्यादा एविडेंस तो एज अ साइंटिस्ट, एज अ रिसर्चर मैं कुछ उनको लाके नहीं दे सकती। तो ये एक बहुत अजीबोगरीब बात है वासा के साथ जितनी भी। डॉक्टर नौशीन, ये बताएं कि हमने बाहर मुल्कों में देखा है और मिसाल भी है वो एरन ब्रोकोविच की भी अमेरिका में कि लिटिगेशन की तरफ कोई गया है। मतलब अगर आपने जैसे कहा कि हमने 1000 सैंपल्स किए हैं और उसको रीचेक भी किया है, सर्वेज किए हैं, मतलब आपका ग्राउंड वर्क जो है वो साउंड्स लाइक कि आपका एक सॉलिड केस है, एक इदारा है जो इनकारी है, तो क्या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में जा सकते हैं कि जी उनको वो वहाँ पे आएँ, अदालत में आके एक्सप्लेन करें कि आप लोगों को क्या पानी प्रोवाइड कर रहे हैं? अच्छा, इसमें मैं पहले एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि अब तक मेरी शिकायत यही थी कि जी जब भी मैं वासा से कंप्लेन करती हूँ या हम जो लोग कंप्लेन करते हैं तो उसके ऊपर जो फैसला भी देना होता है वो वासा नहीं देना होता है कि अगर एक पार्टी कह रही है कि पानी नहीं है उधर से, तो कोई थर्ड किसी को आने की ज़रूरत है जो हमें बताए, हम दोनों को टेस्ट करें कि मेरे रिजल्ट सही हैं या वासा के रिजल्ट सही हैं। तो जो एक खुश आइंद मैं समझती हूँ बात हुई है गुज़िश्ता 2-3 दिनों में कि ये जो जुडिशियल वाटर एंड एनवायरनमेंट कमीशन है जो लाहौर हाई कोर्ट के साथ एक मुंसलिक इदारा है, मैं ज़्यादा उसके बारे में मैं बता नहीं सकती टेक्निकल क्या उसकी वो है, लेकिन ये कि उस इदारे ने मुझसे उधर के जो एक वकील हैं उन्होंने मुझसे रब्ता किया है और उन्होंने मुझे अगले 1-2 दिन में कमीशन के सामने अपना डेटा प्रेजेंट करने के लिए कहा है। तो इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज मैं वहाँ जाऊँगी और जाके बताऊँगी कि क्या सिचुएशन है। मैंने जो रिपोर्ट है वो वहाँ पे भेज दी है और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमें किस तरफ जाने की ज़रूरत है। ये एक अब इस चीज़ को मैं ये भी सोच रहा हूँ कि जब हम इस तरह की रिपोर्ट्स हम चलाते हैं, लोगों को पता भी है कि जी पानी ख़राब है, अब तो ये क्वान्टिफाई हो गया ना, वो मीनवाइल वो क्या करें? मीनवाइल मतलब हालांकि वो डॉक्टर नौशीन का शायद काम नहीं है कि वो उसका हल बताएं, लेकिन ये तो मुझे ज़हन में बात आती है। याद है जब पिछली दफा इसी से पर बात हो रही थी ना, तो यही सवाल पूछा था हमने डॉक्टर जैदी के साथ, उन्होंने कहा कि यार वो मिनरल वाटर तो नहीं खरीद सकते ना। हाँ, तो डॉक्टर साहब कुछ आप कुछ एडवाइस करेंगे क्योंकि अगर एसेंशियली तो आप ग्रास रूट्स पे काम कर रहे हैं ना, तो जिन मोहल्लों की आपने बात की जहाँ पे ये बच्चे, ये फैमिलीज जो हैं ये एक्सपोज हैं, इससे क्या करें वो मीनवाइल? देखिए, हम जो है हमारा इदारा एक्शन रिसर्च कलेक्टिव, हम जो है हर एरिया के हिसाब से कुछ वर्कशॉप्स भी कराते हैं लोगों को बताने के लिए कि जी आपके इलाके में ये प्रॉब्लम है तो आप ये कर सकते हैं, जिसमें जैसे कि अगर कहीं पे बैक्टीरिया है तो हम वहाँ पे उनको पानी बॉयल करने का मशवरा दे देते हैं, जहाँ लेड है वहाँ पे उनको पानी के हवाले से मशवरा देना बहुत मुश्किल है, उनको यही हम थोड़ा बहुत उनको गाइड करते हैं कि आप ये कर लें, लेकिन टू बी ऑनेस्ट अगर वो वही पानी कंज्यूम कर रहे हैं तो कुछ किया नहीं जा सकता। जहाँ तक जो एक काम जिसको मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ और ऑन पेपर्स तो कुछ कामयाबी मिलती है लेकिन वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं है, वो ये है कि फिल्ट्रेशन प्लांट्स बहुत ज़्यादा लगवाए जाएं जब तक ये मसला हल नहीं होता। तो उसके लिए कुछ इदारे हैं जिन्होंने हमसे ये कहा है कि वो लगाएंगे, काफ़ी उसके सर्वेज हुए हैं बहुत सारे इलाकों में, शायद फिल्ट्रेशन प्लांट्स, ये जो इदारे हैं UN हैबिटेट
जो अक़वाम मुत्तहिदा का ज़ेली इदारा एक NGO है, उन्होंने हमसे कहा है। इसी तरह कुछ और इदारों ने भी हमसे एटलीस्ट पेपर्स पे एक बात ज़रूर कही है, वादा किया है कि वो इस तरफ सोचेंगे और ये काम करेंगे। मगर जितना बड़ा ये मसला है और जितनी ज़्यादा, इतने फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी नहीं लगाए जा सकते, बिल्कुल एक ऑनेस्ट एक बात ये है। और कुछ जो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है वो ये, जैसे चुंगी की मैं बात करूंगी कि चुंगी अमर सिद्धू में वहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट भी है, हम सिर्फ ये कहते हैं कि आप उसको चला दें, उसमें पानी नहीं आता, चला दें। तो आप उसको मतलब ये तो बिल्कुल ये जो आपने पूरी स्ट्रगल की, सर्वे किया, टेस्टिंग वगैरह की, ये ज़्यादातर कहाँ हुआ? मतलब आपको ये मसाइल गरीब बस्तियों में ज़्यादा मिले जहाँ अवेयरनेस कम है, या मिडिल क्लास इलाके भी आपकी तहकीक की जद में आए, अशराफिया के कुछ इलाके भी आए, ताकि आपको अंदाज़ा हुआ हो कि क्या हर जगह पानी की एक ही वो है, मयार है या अलग अलग है? ये मेरे लिए बहुत ही हैरत अंगेज बात थी, क्योंकि मैं समझती थी कि ये जो भी नेटवर्क होगा उसका कोई जियोग्राफिकल कोई उसके एस्पेक्ट्स होंगे कि इस इलाके में पानी गंदा है, लेकिन ये बिल्कुल एक क्लियर पैटर्न नजर आ रहा है कि जो लो इनकम एरियाज हैं वहाँ पानी की क्वालिटी बहुत खराब है। ये इट इज सो सरप्राइजिंग, मुझे यकीन नहीं आता कि आप एकदम से उमरा के इलाके से जब एक गरीब इलाके में दाखिल होते हैं तो वहाँ पानी खराब हो जाता है। और ये एक नाकाबिले यकीन सी बात है, लेकिन ऐसा हो रहा है। तो इसका मकसद ये है कि शायद ये जो इदारे हैं इनके पास कैपेसिटी भी है थोड़ी बहुत पानी को मैनेज करने की, लेकिन आप उस पॉपुलेशन को मुकम्मल इग्नोर कर रहे हैं जो कि गरीबों के इलाके हैं, जहाँ गरीब लोग रहते हैं, वर्किंग। मैं बिल्कुल ही सरप्राइज नहीं हुआ इस बात से, बल्कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था। और इसमें अब देखिए, अब अगेन हम बात कर रहे हैं ना हल क्या है, तो हल तो कोई नहीं है ना सच, फौरी हल कोई नहीं है, लेकिन एक खैर का पहलू भी है। मतलब अमीर तो अपना इलाज कराने का ना बंदोबस्त, वो गरीब तो इलाज नहीं करा सकते, उसका इम्यून सिस्टम हाँ से स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। पॉजिटिव बातें कर रहे हैं आज, मैं देख रहा हूँ। नहीं पता, एक मेरे पास इसका एक है, क्योंकि कहा जाता है, लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि एक जमहूरी निज़ाम है, राइट। और जमहूरी निज़ाम में आपको पता है कि एक चीज़ होती है इलेक्शंस, मतलब कि सियासतदान आते हैं अपनी वैस्कट में, काला कोला से भरपूर, और वो आते हैं आपके पास और कहते हैं कि जी मैनू वोट दो, मैं मुल्क में तब्दील कर देंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मेरा ख्याल है कि शायद वो करना चाहिए जो एक ज़माने में कसूर के रहने वालों ने किया था। मैंने अक्सर ये कहानी सुनाई है, आपको मैं बोर करूंगा एक और बार, ठीक है। कसूर में ना आपको पता है टैनरीज का बड़ा काम मिल रहा था कि टैनरीज, तो एक वक्त था, मुझे काफ़ी साल हो गए गए हुए, कि कोई 2 मील दूर से ना आपको अपनी गाड़ी की खिड़की चढ़ानी पड़ती थी, क्योंकि इतनी बदबू थी, ठीक है। पिंक पानी था। और मुझे याद है कि एक दफ़ा एक बड़ी मशहूर कहानी है वहाँ की कि अगेन इलेक्शंस हो रहे थे, तो सियासतदान वहाँ पर पहुँचे, तो 2 सियासतदान एक वक्त पर आ गए, उन दोनों को बुलाया सर, तो वही बिस्किट विस्किट चाय शाय, और उन दोनों के सामने एक गिलास पानी रख दिया, एक के बंदे के सामने, एक बंदे ने कहा कि सर ये ना हमारे नलकों का पानी है, जो इसको पी लेगा ना सर हम उसको वोट देंगे। तो एक साहब ने तो कहा कि सर पागल हो गए हो, कह रहे इलेक्शन प्यारी है जिंदगी। दूसरे साहब ने पी ली, वो इलेक्शन तो जीत गया, लेकिन फिर मेरा ख्याल है कि कुछ सालों में वो किडनी फेलियर से भी मर गए थे। अच्छा। तो हो सकता है कि यही तरीका इस्तेमाल करना हो, क्योंकि आखिरकार अमीर हो या गरीब हो, वोट तो एक ही है ना सबका, शायद अमीर वोट देता है, गरीब वोट देता है। डॉक्टर नौशीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत तफसील से ये मसला समझाया, और मैं जो ये प्रोग्राम देखने वाले हैं उन एक वजाहत करना चाह रहा हूँ कि बात तो हमने लाहौर की है था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मसला सिर्फ लाहौर की हद तक महदूद है। आप खुद फ़र्ज़ कर लें कि अगर लाहौर में यह हालत है तो आसपास के शहरों और उनके आसपास के शहरों और दूसरे सूबों की हुदूद में क्या हालात होंगे। आप सियाने हैं, हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।